हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. बी जॉयफुल. ठीक है, ओके, वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेब सीरीज है वही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एंड वहां से अब हम लोग एक कंप्लीटली नया चीज पढ़ने वाले हैं जो है वेक्टर्स. जी हाँ, 9-10 में हम लोग को पता है स्केलर्स और वेक्टर्स क्या है, पर अब उस पर और डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है, ओके. तो ये हम लोग का पार्ट 5 है. पार्ट 5 का फर्स्ट वर्जन, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स. बस आज का बहुत बेसिक एपिसोड है, बहुत बेसिक है, जहां पे हम लोग बस समझ रहे हैं कि वेक्टर्स होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत एग्जांपल्स इधर उधर. ठीक है, तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, ओके. देखिए भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग को हर बार कोई ना कोई मेजरमेंट करना ही पड़ेगा. मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा. एंड हम लोग को पता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो अब हम अगर चाहे ना इस फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में, डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम चाहे तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. और अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, तो उस केस में मुझे दो टाइप के क्वांटिटीज मिलते हैं, जहां पे आप सबको पता ही है. पहला होता है, एक हो सकता है स्केलर क्वांटिटी, एक हो सकता है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को और क्लासिफाई करें, उसको ब्रेक करें, स्प्लिट करें ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. अच्छा, मेजरमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? MEASURE, मेजरमेंट. तो दो तरह का हो सकता है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 का डेफिनेशन से समझें तो स्केलर और वेक्टर मतलब क्या है? हम लोग यही समझते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है कि द क्वांटिटीज, आप भी साथ में लिखते रहिएगा, द क्वांटिटीज फॉर विच the measurement, MEASUREMENT, for which the measurement of only the magnitude, obviously unit included, unit included, the quantity for which the measurement of only the magnitude is required for the complete specification, of the object, एक सेकेंड, मैंने डस्टर कहाँ गया? फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है. तरफ से हम ऐसा क्वांटिटी जिसके बारे में मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेजर करना पड़ेगा. अगर मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करना पड़ेगा. तो ऐसा क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जो हम लोग क्लास 9 और 10 में पढ़े थे. एंड सिमिलरली
यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि द क्वांटिटी फॉर विच द, अरे यार बड़ा छोटा हो गया, फॉर विच द मेजरमेंट ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली यूनिट इंक्लूडेड, यूनिट भी होना उसका लेकर, यूनिट इंक्लूडेड एंड द direction is required for their 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 complete specification मतलब कि अगर मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सब कुछ, उसका जन्म कुंडली बताना है कि कैसा है वो, उसके बारे में अगर सारा इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो मुझे दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को मेजर करना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। ये डेफिनेशंस ना क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड पे परफेक्ट थे, वहां पे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पर अब जैसे ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो इस डेफिनेशंस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और वो कुछ ऐसे बढ़ता है। ये इनकम्प्लीट है इन द सेंस कि कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। द क्वांटिटीज फॉर विच द मेजरमेंट ऑफ ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर THEIR for their complete specification and are added or subtracted, SUP का subtracted spelling, और subtracted according to the rules of ordinary algebra are called scalar quantities। लिख दे क्या? are called scalar quantities, देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ओह, समझने की बात नहीं है। ये डेफिनेशन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 11 स्टैंडर्ड पे। सिमिलरली यहां पे कुछ आएगा, फॉर द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड आर एडेड और subtracted according to the rules बोलिए या फिर लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। जी हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। सच एज यहां पे लिख दे रहे हम, ट्रायंगल्स लॉ of vector addition, triangles law of vector addition, number 2 parallelogram law of vector addition, and then number 3 polygon law of vector addition। जी हाँ, ऑब्वियसली आपको ये क्लियर है कि वैसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट, अगर इसका मुझे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जानना है, उसके लिए मुझे उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करना पड़ेगा, एंड वो जो क्वांटिटीज है ना वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा सिंपल एल्जेब्रा जो हम लोग 9 10 में सीखे हैं, प्लस माइनस 5 प्लस 2 7 5 माइनस 3 2, वो रूल्स फॉलो करेगा। वो हो रहा है ऑर्डिनरी एल्जेब्रा बोल रहे हैं उसको, ठीक है। पर यहां पर जो आ गया ना वो थोड़ा डिफरेंट है, वो है कि ऐसा क्वांटिटी जिसका
जिसके बारे में अगर मुझे सब कुछ जानना है तो मुझे दो चीज जानना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका डायरेक्शन भी। ठीक है, ठीक है। एंड वो जो क्वांटिटीज है ऑब्वियसली सेम क्वांटिटीज होगा, वो जो ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, एक सर्टेन रूल्स होता है जिसको हम लोग वेक्टर एल्जेब्रा बोलते हैं, रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। स्पेशली ये 3 लॉज है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे हम बस आपको आज इससे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि ये सब तीनों चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अगर हम लोग को 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। 2 वेक्टर्स इस नियम के अनुसार ऐड होता है। ठीक है, ठीक है। तो फाइन जगह है नीचे मेरे पास, और अरे वाह और जगह है मेरे पास, तो हम बोल सकते हैं फाइनली यहां पर एग्जाम्पल्स के नाम पर क्या हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, एनर्जी, टेम्परेचर, चलते जाएगा, बहुत सारा होता है, उस हम जाएंगे नहीं। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया कि वेक्टर्स क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है। यहाँ पे दोनों उसका बस मैग्नीट्यूड चाहिए, पर यहाँ पे जो एडिशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी एल्जेब्रा, पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा सिंपल एडिशन नहीं चलेगा। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग आपसे कॉपी कर लो इससे। अब हम लोग इसको और इसको समझने का कोशिश करते हैं, लिख दिया ना, अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ छोटे मोटे एग्जांपल्स को लेकर। ठीक है, चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए पहले अच्छे से। तो चलिए आइए, अब हम लोग स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वो डेफिनेशन के तौर पे समझे थे। अब आइए इसको समझते हैं, हैशटैग समझते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहले स्केलर को लेते हैं, फिर हम लोग वेक्टर को लेंगे एक बार। ठीक है, स्केलर में पहले हम लोग ना सबसे जो सिंपलेस्ट है, एकदम सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है मास, उसको लेकर समझते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक वेइंग मशीन है। क्या है? वेइंग मशीन है। अरे डिजिटल वेइंग मशीन है जिसके हेल्प से आप यहां पर मास मेजर कर सकते हो। यहां पर मास लिखा रहेगा, यहां पर आपको जो मास होगा वो लिख देगा आपको यहां पर। ठीक है, ठीक है, ओके। मान लीजिए आपने इस वेइंग मशीन पे पहले आपने एक मास रखा m1 जिसका वजन है m1 इज इक्वल टू सपोज लो 10 kg। ठीक ठीक, ओके। अब आपने इसी वेइंग मशीन पे कहीं भी मान लीजिए यहां पर एक दूसरा रखा मास m2 जिसका वजन है 3 kg। ठीक है, एंड फाइनली मान लीजिए एक और रखते हैं हम यहां पर यहां पर ये m3 मास, इसको हम पकड़ ले रहे हैं कितना 12 kg। प्लीज समझने का कोशिश कीजिए हम क्या बोल रहे हैं एक बार। ये एक वेइंग मशीन है। अब इस वेइंग मशीन पर आप सुनिए, पहले m1 यहां पे रखे, m2 यहां पे रखे, m3 यहां पे रखे। ठीक है, अब इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर हम अपना वेइंग मशीन में माने यही वेइंग मशीन था, यही वेइंग मशीन है मेरे पास, समझने की कोशिश कीजिए, और हमने मास m1 यहां रखा था, m2 यहां रखा था एंड m3 यहां रखा। ठीक है, तो उस सिनारियो में टोटल मास कितना होगा? विल सिंपली बी m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा?
दिस प्लस दिस 12 प्लस 3 15 25 kg। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस सिस्टम का टोटल मास निकालते हैं तो उस केस में भी टोटल मास आता m1 प्लस m2 प्लस m3 टर्न्स आउट टू बी 25 kg। ठीक है। तो देखिए मास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको मुझे अगर उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, टोटल सिस्टम टोटल रिजल्टेंट मास कितना है, तो वो मैटर नहीं करता है कि हम मास को कहां पर प्लेस कर रहे हैं, कहां पर प्लेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में रखे हैं, वो मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। एंड फिर से हम बोल दें कि जो स्केलर क्वांटिटी मास है वो कैसे ऐड हो रहा है, बाय रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो हम लोग अभी तक मैथ्स में सीखे 9-10 तक, 10 लेवल तक। ठीक है। ओके। एक एग्जांपल हम बस बोल के सुनाते हैं आपको। टेम्परेचर, मान लीजिए आपके रूम का टेम्परेचर है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और जब बहुत गर्मी राइज हो जाएगा, अगर आपका रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 20 प्लस 5 25 डिग्री। तो टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका सिर्फ एडिशन के टफ समय पे ऑर्डिनरी रूल्स फॉलो हो रहा है। ठीक है। एक और समझ लीजिए, जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं लोग, रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है। फिर आपने अपना रूम का एसी ऑन किया तो रूम का टेम्परेचर मान लीजिए धीरे धीरे करते करते कितना हो गया, 6 डिग्री से कम हो गया। तो अब रूम का टेम्परेचर कितना हो गया, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेंगे ना, 25 माइनस 6 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे हम लोग आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, वो रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो करता है, प्लस माइनस बस उतना ही और कुछ नहीं। समझ में आया? ठीक है। ओके। ठीक है। एक ये हो गया, मिटा इसको मिटा दे रहा है, इसको कुछ बहुत बड़ा हाई फाई चीज नहीं है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। चलिए वॉल्यूम को समझ लेते हैं, वॉल्यूम को भी समझ लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है। ठीक है। अभी एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी हॉल है। ठीक है। इस हॉल में मान लीजिए आप आ गए, ये हो आप। तो इस हॉल में जो भी पहले से वॉल्यूम था, अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गया, आपका वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम आपका मान लीजिए कितना है, कितना लें हम, मान लीजिए क्या लिखें, अच्छा सिंपल लिख रहा 1000 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है। इसके बाद से मान लीजिए आपकी मम्मी भी आ गई, इसमें माँ भी आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ माँ कुछ होगा, वो कितना होगा, मान लीजिए 30,000 मीटर क्यूब। बस ऐसे ही ले रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर मत जाइएगा लोग। ठीक है। तो इस सिनारियो में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया रूम में, इस केस में टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हुआ, सिंपली ये वाला वॉल्यूम आपका प्लस वॉल्यूम ऑफ माँ, वो कितना हो जाएगा, सिंपल अगर ऐड करना है मुझे तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करेंगे हम, ये प्लस ये 40,000 मीटर क्यूब। तो देखिए हम यही बोलना चाहते हैं कि मास हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो या एनर्जी हो, वर्क डन हो, कुछ कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होता है जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है आपको, एंड जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, दे फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ठीक है। चलो देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो कॉपी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपका मर्जी है, इतना कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। ठीक है। कॉपी कर लिया, समझ में आ रहा ना। और यहां भी देखिए
आप और मम्मी कहाँ खड़े हो तो फर्क नहीं पड़ता है, रूम में कहीं भी खड़े हो जाओ। मान लीजिए ये रूम है, आप यहाँ पे खड़ी हैं, मम्मी यहाँ खड़ी हैं, या फिर मम्मी यहाँ खड़ी हैं, आप यहाँ खड़े हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप रूम में कोई भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। समझ में क्या बोल रहा हूं? इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप रूम में कोई भी पोजीशन पे खड़े हो जाओ, आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमेशा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमेशा सेम रहेगा। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किस तरफ फेस करके खड़े हो, आप इस तरफ फेस किए हो या फिर इस तरफ फेस किए हो, आप यहां पे खड़े हो या फिर यहां पे खड़े हो, वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, जैसे यहां पर। ठीक है, ठीक है, ओके, मिटा इसको हम। ठीक है, आप लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो, हम मिटा दें। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब सिमिलरली हम लोग ना वेक्टर्स को समझते हैं एक बार। अब हम लोग ट्राई करते हैं एक बार वेक्टर्स को समझने के लिए कि वेक्टर्स कैसे ऐड या फिर कैसे डिफरेंट है कंपेयर टू स्केलर। वेक्टर्स कैसे डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू वेक्टर्स, सॉरी, वेक्टर्स कैसे डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू स्केलर्स। ठीक ठीक ठीक। वेक्टर्स को समझने के लिए बेस्ट जो हम अभी आपको यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल, वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड। याद है डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द straight line separation defined as the straight line separation between the initial and final position। आई होप आपको ये तो याद है। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मान लीजिए क्या से डिनोट करें, नॉर्मली हम लोग इसको एस से डिनोट करते हैं। चलिए एस से डिनोट करते हैं इसको हम, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहे हैं और वो सिंपली क्या है, याद है? थोड़ा बहुत तो याद है ना। ये सिंपली है एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब यहां पे कुछ हम ऑलरेडी यूज कर लिए हैं दिखाने के लिए आपको कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और हम लोग उसके ऊपर एक एरो देते हैं। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है हम लोग उसके ऊपर एक एरो दिया करते हैं। बताते हैं, बस मान लीजिए अभी के लिए, लिखवा देंगे बाद में हम। ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल लेते हैं आपको। केस 1, केस थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को ताकि हम अच्छे से समझा सकें। यहाँ पर कितना जगह है मेरे पास? बहुत जगह है। केस 1, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पहला एक डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम डी क्यों लिख रहे हैं, एस लिखना पड़ेगा मुझे। एक पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। एंड दूसरा एक और डिस्प्लेसमेंट हुआ सिंपल 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। कहा भैया दोनों ईस्ट में ले गए? हाँ, दोनों ईस्ट में लिए हम। सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। ये दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब तो वही है ना। वेक्टर क्वांटिटी लिखते कैसे हैं? एरो के ऊपर कि बोथ मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, ओके। तो आइए देख समझते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए ये आपका ओके 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 ओके, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये है आपका
इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ठीक है। अब आपको जाना है 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है आपको किधर किधर होता है? अगर हम ऐसे एक एरो बना दें, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट इधर होगा। अब आप सोचोगे कि हमको 4 मीटर जाना है ईस्ट, हम बनाए कैसे 4 मीटर? उसके लिए हम लोग को स्केलिंग करना पड़ता है। सिंपल स्केलिंग कर लेते हैं, जहां पे हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। मतलब कि अगर ये मेरा स्केल है, हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर वो 1 मीटर के बराबर है। अरे इसी को तो स्केलिंग बोलते हैं ना। अब हम यहाँ पे थोड़ी ना 4 मीटर बनाएंगे इतना लंबा, हम लोग बस छोटा सा अज्यूम कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 उसके बराबर है। अब हम यहाँ से हम चाहे तो 4 सेंटीमीटर का लाइन बना सकते हैं, कुछ ऐसा। अब मत बोलना कि 4 सेंटीमीटर नहीं है, हम बस स्केलिंग कर लिए हैं, हम बस स्केलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया मेरा S1, ठीक है, ठीक है। और फिर ये गया और एक एरो दे रहे हैं हम वेक्टर के ऊपर, ये S1 वेक्टर है। अब फिर यहां पर आने के बाद फिर गया 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर से 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन, ये हो गया S2। हाँ या ना? थोड़ा सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपका इनिशियल पोजीशन ये था और ये है उसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। पहले वो डिस्प्लेसमेंट लिया S1, फिर उसका मन में क्या आया, फिर से एक डिस्प्लेसमेंट लिया S2, 3 मीटर 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, ठीक है। तो उस केस में अगर अब हम उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखें, क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये मेरा अगर S है, S कितना हो जाएगा? सिंपली ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 प्लस 3 7 मीटर। डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट के तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए हम बस यहाँ पे कुछ मेंशन करना चाहेंगे कि केस 1 में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो आया है 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, समझ में आया ना? ठीक है, ओके। अब हम कुछ, ठीक है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। अब हम कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पर। ये केस 1 था, ठीक है। अब हम लोग केस 2 पे मूव करते हैं, जहां पर हम 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो जाएंगे, पर 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट जाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर से हम स्केलिंग कर दिए हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे मिटाना पड़ेगा, मिटा रहे इसको, ठीक है, चलो। अब देखिएगा, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, यहां पर आप गए, हम स्केलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब उस केस में हम जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलो ये मान लेते हैं, ये है मेरा S1 और ये डिस्टेंस है, ये लेंथ कितना है इसका? ये है 4 मीटर, ये डिस्टेंस का लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। और ये वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर साइन है जो इस तरफ फेस किया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो यहां पर चल के आया, फिर उसका मन में क्या आया पता नहीं, वो 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट आ गया।
यहां से वो फिर से, अरे यार कहाँ बना है इसको S1 लिखते हैं यहाँ पर। अब यहां से वो वापस इधर आ गया 3 मीटर, मतलब यहाँ पे था 3 मीटर, इधर आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये उसका, ये कितना है S2, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट पहले यहां पर था, फिर चल के इधर आया 4 मीटर, फिर वापस इधर मुड़ के 3 मीटर इधर चला गया, वो बता रहे हैं हम। ये उसका इनिशियल पोजीशन था, डिस्प्लेसमेंट S1 कवर किया टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वापस मुड़ गया टुवर्ड्स वेस्ट, 3 मीटर का डिस्टेंस, कितना 3 मीटर का डिस्टेंस। तो ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये उसका इनिशियल पोजीशन था, ये उसका फाइनल पोजीशन था। अब वो कहां पर है देखिए, ध्यान से दीजिएगा प्लीज। ये उसका इनिशियल पोजीशन था, ये उसका फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये उसका इनिशियल, ये उसका फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एक लाइन बनाएंगे, एरो देंगे। इनिशियल से फाइनल की तरफ लाइन बनाएंगे और उधर फाइनल की तरफ एक एरो देंगे। तो ये हो गया इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जो हो जाएगा सिंपली S1 प्लस S2। कितना आएगा इस बार, ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 था, ये 3 है, ये कितना होगा 1 मीटर होगा 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो आप नोटिस कीजिए कि दोनों केस में मैग्नीट्यूड 4 मीटर 3 मीटर था, दोनों केस में S1 S2 सेम था, एंड हमने बस अब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या किए, बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड बदल गया। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम था केस 1 में भी, और केस 2 में भी हम ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखे थे, बस डायरेक्शन चेंज कर दिए थे। एक सेकेंड, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 जो आया था 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, और यहां पे आया फाइनल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या समझ में आया कुछ, क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में अलग ही कहानी चल रहा है। एक बार देखिए, एक वेक्टर S1 है, एक वेक्टर S2 है, अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। कभी 7 आया, सेम दो वेक्टर्स को अगर हम फिर से ऐड किए हैं तो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। तो झमेला हो रहा है ना, अलग ही कहानी चल रहा है इन लोग का, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, ये समझ में आया आपको, आया ना, थैंक यू, कुछ तो समझ में आया आपको। ये उसका इनिशियल पोजीशन था, इधर गया, फिर वापस इधर आया, फाइनल पोजीशन, फिर हमने स्केलिंग किया। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस 1 मीटर के आसपास होगा, वही लिखे हम, ठीक है। ठीक है, मिटा दे, ठीक है, मिटा दें, चलिए, थैंक यू। आई होप आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हम सेम कहानी लेते हैं, फिर से अब हम डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। ये हो गया S2 इज इक्वल टू टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ है नॉर्थ, ठीक है। ठीक है, माने कि भैया जी ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन था, ठीक ठीक है। अब आपके मन में क्या आया, आप गई ईस्ट घूमने, ये गई आप ईस्ट, मजा आया ईस्ट घूम के। कितना है ये कहाँ गया, S1 है, ठीक है, S1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है बस कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। अब आपके मन में पता नहीं क्या आया, आप सोचे नहीं भैया हम तो नॉर्थ जाएंगे इस बार, आप नॉर्थ चले गए, ठीक है। कितना, ये हो गया S2, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका इनिशियल पोजीशन,
और ये है आपका ये है आपका फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। तो उस केस में क्या होगा, अब अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपका इनिशियल पोजीशन से आपको अपने फाइनल पोजीशन पर एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। और यहां से यहां गया है तो एरो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहां से यहां गया तो एरो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये था पहला वेक्टर S1, ये दूसरा वेक्टर S2। एंड ऑब्वियसली सिंस ये ईस्ट और नॉर्थ में गया है एंगल होता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो अब देखिए इस बार बस थोड़ा एक सवाल पूछेंगे। तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, ये जो S है ये तो S होगा ना, ये S वेक्टर होगा जो इतना एंगल किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो ये कितना होगा, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। मतलब हम बोल सकते हैं ये लेंथ है 5 मीटर। समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं, मतलब सिंपली यहां पर S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। दो वेक्टर्स था S1 एंड S2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड किए हैं तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 5 मीटर टुवर्ड्स, ये कैसे जाएगा, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो टुवर्ड्स ये एंगल निकालना पड़ेगा मेरे को। ये एंगल मान लीजिए हम निकाल ले रहे हैं, हम बस थीटा अज्यूम कर ले रहे हैं एंगल को। ये एंगल हम थीटा से अज्यूम कर ले रहे हैं, से, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं ये है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओहो, डायरेक्शन के बारे में तो हम बता ही नहीं है आपको पहले। ठीक है, अभी के लिए आप बस समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ये किधर है, यहां पे था पहले, वो किधर गया, वो नॉर्थ की तरफ गया। फाइनल है यहां पर अगर आप हो तो आप कहां जा रहे हो, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो ऑफ ईस्ट। ईस्ट के कंपैरिजन में आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो थीटा डिग्री। ओहो, आई एम सो सॉरी यार। 5 मीटर विथ थीटा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, कोई नहीं, चलो देखो। तो फाइनली केस 3 में आपके पास अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दो वेक्टर्स है S1 एंड S2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग है बस। इस केस में रिजल्ट आ रहा है 5 मीटर विथ थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया। तो देखिए हम यहां से आपको क्या बताना चाहते थे भैया, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है S1 एंड S2, कैसे लिखते हैं उसको, नोटेशन के ऊपर एक एरो देते हैं, वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग रखे हम, तो उस केस में देखो ना, S1 और S2 को वेक्टर एंगल कभी 7 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, एंड डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि जो वेक्टर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का हम लोग बात करते हैं ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और जो मिलता है ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।
आई होप आपको समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं हम आपको। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि भैया ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वो एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होता है। उसका ऐड करने का बिल्कुल अलग ही तरीका है जो हम लोग बाद में सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलो आप इसको अच्छे से इतना यहां तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए नोट डाउन। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए जरूरी नहीं है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, बल्कि वो दोनों क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए वो एक लॉ है, वेक्टर लॉज भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे विच ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट, इसको प्लीज नोट कीजिए आप लोग कि इफ अ physical quantity has both magnitude and direction, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, बट are not added according to the rules of vector algebra। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहा जा सकता, बट नॉट देन such quantity TITY cannot be called a vector quantity, cannot be called a vector quantity। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इसका एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कुछ तो पता होगा, मान लीजिए यहाँ पे करंट आया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ से करंट आया I1, एरो गलती बना रहा तुम भैया, मत बना ऐसे। मान लीजिए यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, यहाँ से कितना फ्लो करेगा, जो टोटल करंट होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। देखिए ये क्या हो रहा है, करंट के एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड तो है ही 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, एंड एट द सेम टाइम इसका डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ठीक है, या फिर यहां भी समझा सकते हैं हम आपको कि मान लीजिए कि ऐसे बनाते रहे, ऐसे बनाते रहे, थोड़ा उल्टा ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है, ये गया, ये गया, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया। अब देखिए डायरेक्शन अलग हो गया, ईस्ट ईस्ट, ये था ऐसे ऐसे, बट स्टिल फाइनल रिजल्ट भी हमेशा I होगा, विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इसलिए हम लोग करंट के पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट हम लोग करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग ऐड होता है दे आर एडेड एल्जेब्रिकली, दे आर नॉट एडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। ठीक है, ओके, चलिए इसको आप नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा स्पीड अप करते हैं और कहानी को आगे जल्दी बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, और इसके बारे में हम लोग अधिकतर बात कर ही चुके हैं कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो इतना एग्जांपल किए हम लोग वहीं पे सब वेक्टर्स ही यूज किए थे। देखिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है आप इसका सिंबल क्या है वो समझ लीजिए, सिंबल कैसे लिखते हैं, या फिर नोटेशन। नोटेशन ठीक है, क्या होता है
अरे यार ये झमेला हो जाएगा। अ वेक्टर इज denoted by an alphabet, ALPHABET, alphabet with an arrow over its head। ठीक ठीक। while as, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए एक वेक्टर है। अभी तो देखे हो ना, डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर है उसको लिखते हैं एस, उसके ऊपर एक एरो। सेम चीज बोला जा रहा है कि कोई भी वेक्टर को अगर डिनोट करना है मुझे सिंबल वाइज, तो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो दे देते हैं। ठीक है ठीक है। एंड द magnitude of the vector is denoted by mod a। ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग लिख रहे थे ना s इक्वल्स टू 3 मीटर, तो जो 3 है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, and is always positive, and is always positive, हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड होता है ए, दो जेल में बंद कर दो उसको, दो तरफ से बार लगा दो। इंपॉर्टेंस है इसका, हम बाद में कभी समझेंगे, पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल, या फिर आप इसको नोटेशन बोल सकते हो। ठीक है, पर अगर इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, तो उस केस में अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या ग्राफिकल। अभी जो हम लोग वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल किए थे, क्या किए थे? सब एग्जांपल तो था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो किए थे। और कैसे किए थे? स्ट्रेट लाइन बना के, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। सेम चीज वही होता है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन, बाय अ स्ट्रेट लाइन ब्रैकेट में chosen to some scale, chosen to some scale। ठीक है, chosen to some scale, बढ़िया है। with an arrow at its end, at its end। जी हाँ, समझ में आया? मतलब कुछ, अरे यार भूल जाते हो ना बड़ी, अरे ऐसा ही तो बोल रहे हैं भैया, यही तो हुआ ना वेक्टर क्वांटिटी। अरे यार रुको, अच्छे से मान दो। हाँ, ये हुआ ना एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इसका ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं ए मॉड। मान लीजिए कितना ले लें हम इसको मान लीजिए हम ले रहे हैं 5 न्यूटन। चलो ले लिया 5 यूनिट, चलो ठीक है ठीक है। और यहां पे हम लोग को प्रॉपर एक स्केलिंग भी देना पड़ेगा कि हेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले सकते हो आप चाहो तो, आपका हिसाब से। आपने जो ग्राफ बनाया है, हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं, स्केलिंग नहीं कर रहे, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब आप ग्राफ बनाओगे, जो रेयरली कभी बनाएंगे हम लोग, तो स्केलिंग करना पड़ता है ना। तो हेयर स्केलिंग क्या है? 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, कुछ भी ले लो भैया, 1 यूनिट ले लो, चलो सिंपल सा ले ले, खत्म कहानी, ठीक है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि भैया कि अगर मुझे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है
अगर मुझे उसका सिंबल या फिर नोटेशन रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड को ए बार में रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एज अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आप बात करते हैं तो हम लोग वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विथ एन एरो एट इट्स वन हेड, ठीक है, एंड और क्या भैया, और जो लेंथ होगा वो कुछ स्केल से चूज किया गया होगा, ठीक है, ठीक है, एंड वेयर magnitude of vector, where magnitude of vector is proportional, लिखने दो यार, लिखने दो, is proportional to the length and direction of vector is given by the arrow, is given by the arrow, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का एरो किस तरफ पॉइंट करेगा वो देता है उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन, और बहुत पॉपुलरली बोलते हैं इसको, एरो को बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, HED, हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। जिस तरफ एरो होता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और जिस तरफ उसका पूंछ होता है टेल ऑफ द वेक्टर, सिंपल, ठीक है। नीचे जगह है बहुत, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवाना है कभी, देखिए समझ में आया कि नहीं आपको। ये सब चीज तो अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल्स में ही सीखे थे हम लोग, ठीक है, बस हम उसको एक फॉर्मल वे में आपको लिख के बता दिए हम, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाले हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज नोट करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिफ्टिंग द वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू वर्ड नहीं मिल रहा है, एक सेकंड, हाँ लिखो, इन द process of shifting, SHIFT, and shifting the vector from one position to the other position, अगर हम एक वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द वेक्टर फ्रॉम वन पोजीशन अदर पोजीशन, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन remains unchanged, then the vector also then the new vector is also same as the previous vector तो ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, पर कोई नहीं, समझने को लिख सकते हैं। लिखो एक बार, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक वेक्टर को मान लीजिए इस तरफ है, ये वेक्टर है, चलो आ गया, ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम यहां से उठाकर यहां पर शिफ्ट किए हैं। हम क्या किए, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज किए ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया। इस केस में ये वेक्टर भी सेम है एज द प्रीवियस वेक्टर। समझ में आया? मान लीजिए ये वेक्टर एक ऐसा है, ठीक है, अब हमने इसको यहां से उठाकर यहां शिफ्ट किया, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं किया हमने। पहले भी इस तरफ था
अभी भी इस तरफ है, डायरेक्शन तो वही है, तो ये वेक्टर भी सेम है। मतलब कि अगर वेक्टर ऐसे था, हमने यहां उठा के इसको यहां रख दिया, तो अभी भी नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी सेम वेक्टर है। अगर एक ऐसा वेक्टर है, अभी कहां फेस कर रहा है, अभी ये तो फेस कर रहा है, क्या है, वेस्ट है, ये वेक्टर अभी वेस्ट फेस कर रहा है। अब अगर हम इसको उठा के, इसका लेंथ को उठा के, मैग्नीट्यूड उठा के मान लीजिए यहां रख देता हूं, तो अभी भी ये वेक्टर वेस्ट में फेस कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। समझ में आया कि अगर ये वेक्टर ऐसे है, अगर हम इसको यहां शिफ्ट कर दें, ये वेक्टर दोनों सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, प्रोवाइडेड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों ही वेस्ट की तरफ है, इसकी तरफ है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्स एक्स अभी भी सेम है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है। समझ में? ये वही बोला जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग वेक्टर फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन, if the magnitude and the direction remains unchanged, then the new vector is also same as the, ये एक वेक्टर था, हमने यहाँ पे एक वेक्टर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से लेके इसको हमने ऐसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखिए अभी भी उसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों वेक्टर सेम है। चलो बहुत हो गया, चलो इसको कॉपी कर दो और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जहाँ पे इसको यूज करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ना चाहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए इसको थीटा से डिनोट करेंगे हम लोग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, खत्म हो गया लग रहा है, इज defined as the angle enclosed, sorry थोड़ा मिटाना पड़ेगा, is defined as the smaller angle, is defined as the smaller angle enclosed between the between the heads of two vector, between the tails of the two vectors। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, बस समझने की कोशिश कीजिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा is defined as the smaller angle, important, smaller angle enclosed between the tails of the two vectors। समझ में आया? नहीं समझ आया, मुझे भी समझ नहीं आया, ये समझाते हैं आपको एग्जांपल से मदद से। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच का ये है, बोला इंक्लाइंड है 40 डिग्री, ठीक है। तो प्लीज नोटिस कीजिए कि यहां पर ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, तो इन दोनों का हेड ये है, हेड ये है, पर टेल ये है। अभी तो बताए ना हेड और टेल क्या होता है। हेड और टेल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का जिस तरफ एरो है उसको बोलते हैं हेड, पीछे का टेल, ये हो गया टेल। तो ये जो टेल, जहां पर दोनों वेक्टर्स का टेल मीट कर रहा है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल एनक्लोज्ड है उसको बोलते हैं ये एंगल। अब आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप चाहो तो बोल सकते हैं भैया ये भी तो एंगल है, ऑब्वियसली ये भी एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, पर ये एंगल इससे बड़ा है, कितना है ये है
360 डिग्री माइनस 45, जो ऑब्वियसली 45 डिग्री से बड़ा है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, हम लोग बोलते हैं थीटा कौन सा होगा, छोटा वाला एंगल। क्या समझ में आया? ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि ये वाला जो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, हाँ रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ये वाला ज्यादा है कंपेयर टू ये वाला, इसीलिए हम लोग बस जो छोटा है वो लेते हैं दोनों टेल्स के बीच में। ठीक ठीक, चलिए आइए 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 दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। चलिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल है मान लीजिए 120 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, थीटा कितना होगा, कितना होगा, 120 डिग्री होगा? नहीं होगा बुआ, नहीं होगा। काहे? क्योंकि ये देखिए, ये हेड है, ये टेल है, दोनों का टेल एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो उस केस में अच्छा, यहां पर आता है वो प्रीवियस स्टेटमेंट जो हम यूज किए थे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, अगर हम इस वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं बिना इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए, मतलब कि हम इसको थोड़ा ऐसे ला सकते हैं आगे, तो उस केस में ये वेक्टर और ये वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वेक्टर यहां पर है, अब इस वेक्टर का अगर हम पोजीशन चेंज कर दें विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको हम यहां से यहां लेके आ गए, तो उस केस में पोजीशन जो वेक्टर है वो अनचेंज रहेगा। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये एक वेक्टर है मान लीजिए, ये एक वेक्टर है बी, तो ये उसका बैकवर्ड पाथ था, जो एंगल था 120 डिग्री, पर अगर हम इसको शिफ्ट कर दें विदाउट चेंजिंग इट, यहां पे आ जाए ऐसे, ठीक है, तो उस केस में ये एंगल जो बनेगा, अब देखिए ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, ये एंगल इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बीच में है, जहां पर टेल मीट कर रहा है, जहां पर दोनों वेक्टर्स का टेल मीट कर रहा है, इसको बोलते हैं थीटा। और कितना होगा, ये पूरा होगा स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री, ये अगर 120 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। और नहीं बोलेंगे हम कुछ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो एकदम एक्जैक्टली सही था, जो है वो है, पर यहां पर थोड़ा इसको मुझे पोजीशन चेंज करना पड़ा विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए मेरा वैसे रहा। ठीक है ठीक है, चलो हम लोग एक और दो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, मिटा दे इसको हम पहले। चलिए भैया, यहाँ पे दो क्वेश्चन है सी एंड डी, ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसका आंसर करने का। एक बार आप पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो फिर हम करते हैं टन टना टन टन टना टन टन। देखिए सिंपल सा चीज है भैया, स्मॉलर एंगल चाहिए बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है, जहां पे दो टेल्स मीट करता है। पर यहाँ पे नोटिस देखिए, यहाँ पर ये वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर टेल है, ये बना नहीं सकते हम लोग, पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर बी है इसको हम चेंज कर सकते हैं इसका पोजीशन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब हम इसको उठा के बस इधर ला दे रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये तो ए है, ये मान लीजिए ऐसे, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, हमने बस उठा के इसको इधर ला दिया। ये एंगल कितना था, ये है 140 डिग्री। उस केस में ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, हमने बस इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर रख दिया। देखिए अभी भी टुवर्ड्स, यहां पर टुवर्ड्स वेस्ट था, अभी भी टुवर्ड्स वेस्ट है, मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं दे रहा, डायरेक्शन, ठीक है। तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। थीटा कितना होगा यहाँ पर, वही पुराना कहानी, टोटल 180
ये 140 तो हो जाएगा 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। बस और तामझाम नहीं करना है कुछ, समझ में आया? इजी था, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, बहुत ही अलग है भैया। देखिए दो वेक्टर्स ऐसे मीट कर रहे हैं, दोनों का हेड एक दूसरे को मीट कर रहा है, दोनों का टेल मीट कराना, मुझे क्या करना पड़ेगा? हम इस वेक्टर को उठा के इधर ला सकते हैं, इस वेक्टर उठा के इधर ला सकते हैं, मतलब कि हम दोनों वेक्टर का पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये एक ऐसा वेक्टर, पहले ये उसका ओरिजिनल पाथ ऐसे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये एंगल है 135 डिग्री, ठीक। अब इसको सामने ऐसे बना दिया हम, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये थोड़ा अलग बनेगा, थोड़ा आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान मत दीजिए, स्केलिंग करे भैया, गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत। ये वेक्टर बी है, तो अब बताइए ये एंगल मेरा थीटा होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा याद है? अगर दो ऐसा होता है, ये जितना एंगल कितना होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल सेम होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आया कुछ क्या बोल रहे हैं? उस रिस्पेक्ट में ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं, ऐसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप चाहो तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम बता दें क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग ना बस डेफिनेशंस पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और लास्ट में एक चीज़ समझाना मुझे, तो हम लोग क्या करें, हम थोड़ा ट्राई कर जल्दी लिखने में समझाएगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले काइंड ऑफ वेक्टर्स, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए, ये दो वेक्टर्स ना, इसका डेफिनेशन पहले से लिख के रखे हैं ताकि आपको समझ टाइम कम लगे समझाने में। हम लोग मूव कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। अब हम लोग को बस यही पढ़ना है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता हो। अगर एक मान लीजिए वेक्टर है ए, ठीक है, एंड इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेने से वन आता है तो हम लोग बोलेंगे ए इज अ यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो वही हम यहां पे लिखे हैं, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा जो मुझे पता नहीं है, होगा तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, एंड जो मोस्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट वेक्टर के बारे में वो ये समझना बहुत जरूरी है हम लोग को कि यूनिट वेक्टर का ना खुद का अपना कोई डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का अपना खुद का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज नो फिजिकल डायमेंशन एसोसिएटेड विथ इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेन यूज है इसका वो है ये कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। इट इज सिंपली यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। ये बेस्ट यूज है, ये इंपॉर्टेंट यूज है ऑफ यूनिट वेक्टर का, कि हम लोग को बताते हैं भैया कि कोई वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो हम लोग इंडिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर्स। एग्जांपल देने के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़े हैं ताकि आपको हम खुद से समझा सके। एग्जांपल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है ना, 10 में पढ़े हैं लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ऑब्वियसली ये हो गया नेगेटिव साइड,
ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव होगा, और ये हो गया उसका जी एक्सिस। जी एक्सिस ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्लीज ध्यान सुनिएगा, बाद में वापस इस पे डिस्कस करेंगे हम कभी ना कभी, तो एक दो एपिसोड बाद। पर अभी के समझिए कि अगर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस बाहर निकल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस ऐसे है। तो उस केस में यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को नाम दिया गया है आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को नाम दिया गया है जे कैप। ये कैप बोलते हो या फिर हैट बोल सकते हो आप, जो मर्जी। एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस को नाम दिया गया है के कैप। क्या ठीक है? हम लोग ऐसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एन कैप लिख दे रहा हूं। एन कोई भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी हो सकता है। तो हम फिर से बोलते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, कुछ भी। एंड ये एग्जांपल दिए हम आपको कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन 3 डायमेंशन, ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में, क्योंकि हम 3 एक्सिस बनाए हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप। ये कैप लिखते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको हैट, HAT, हैट भी बोल सकते हो। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जे कैप एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ के कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स है अलोंग 3 एक्सिस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग को इसको जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, नल वेक्टर। इसको डिनोट करते हैं 0 के ऊपर वेक्टर साइन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिंपली 0 एंड 0 के ऊपर वेक्टर साइन में डिफरेंस है। ये 0 है, ये 0 वेक्टर है। जी हाँ, डिफरेंस है। ये 0 है, ये 0 वेक्टर है। एरो दिया ना, 0 वेक्टर, दोनों में कंप्लीट डिफरेंस है। ठीक है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, याद रखिएगा इसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 वेक्टर का ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हम लोग को मैथमेटिक्स करने समय थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। तो और नियम क्या है कि अगर आप कोई भी वेक्टर को 0 वेक्टर के साथ ऐड करते हो, रिजल्ट हमेशा वही वेक्टर रहेगा। कोई भी स्केलर नंबर, कोई स्केलर है, जब भी वेक्टर का साइन नहीं दिया ना एरो, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनल रिजल्ट भी हमेशा 0 वेक्टर ही रहेगा। 0 को अगर आप एक नॉन 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ये स्केलर है, ये स्केलर है। अगर एक स्केलर 0 को नॉन 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 वेक्टर ही आएगा। इसको बाद में कभी ना कभी दिखा देंगे हम आपको अच्छे से, और अभी के लिए बस लिख लो, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 0। आप मुझसे पूछ सकते हो भैया इसका कोई एग्जांपल है? हम बोले हाँ, एक एग्जांपल तो मेरे दिमाग में है, जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ 0 वेक्टर। मतलब कि ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, इस ओरिजिन को बोलते हैं 0 वेक्टर। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं 0 वेक्टर। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं 0 वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करता हूं। चलिए आइए, अब हम लोग को थोड़ा समझना ही पड़ेगा, जैसे हम साथ साथ लिखेंगे हम लोग। क्या देखिए, अब एक ऐसा, अब हम लोग को कोई चीज ऐसा है जो समझना ही पड़ेगा ना, तो हम सोच रहे साथ में करते हैं, तो अच्छे समझ में आएगा हम लोग को। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या है?
टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम physical quantity, representing the same physical quantity are said to be equal vectors, are said to be equal vectors if, अगर, if the two or more vectors have the same magnitude and same direction, same direction। जी हाँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स या फिर उससे ज्यादा वेक्टर्स जो ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी और मुझे कंपेयर करना है तो सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन का होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए। आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ द टू और मोर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। आइए जल्दी से आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। एग्जांपल, मान लीजिए एक वेक्टर है a विच इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, और दूसरा एक वेक्टर है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक और एग्जांपल था, एग्जांपल बी, ये था ए। F1 है 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। F2 क्या है 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ओके। अब देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ओहो, फिर भूल गए हम लोग ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, वेस्ट, ये ईस्ट है, ये है। मतलब अगर हम स्केलिंग कर दें, अगर हम स्केलिंग कर दें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, उस केस में ईस्ट की तरफ जाना है मुझे। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया ए, और सेम ये हो गया बी, है ना, एक ही बात है, ठीक है। या फिर इसको, अच्छा एक सेकंड ना, प्लीज ध्यान दीजिए क्या बोलना चाहता हूं आपको। ये हो गया एक वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये ए, ये बी। हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करके ऐसे भी तो कर सकते थे। ये हो गया ए और सेम ये हो गया बी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अरे भैया मुझे तो बस रिप्रेजेंट करना था ना। ये भी ईस्ट की तरफ है, ये भी ईस्ट की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर्स ही तो हुआ। यहाँ पे आइए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे स्केलिंग करना पड़ेगा मुझे। स्केलिंग हम बोल दे रहे हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। मेरे हिसाब से, मेरा मन किया, जैसा मन कर रहा है आप स्केलिंग कर सकते हो। ग्राफ तो आपको बनाना ना, आपको जैसा सुविधा होगा आप वैसा स्केलिंग कीजिए, सिंपल, ठीक है। दोनों नॉर्थ की तरफ है, आप ऐसे बना सकते हो। मान लीजिए हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया F1, ये हो गया F2। ये एक नोटेशन है। ये सेम चीज तो ऐसे ही बना सकते थे हम, 1 2, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ठीक है ना।
अब आप बोलोगे भैया इतना तामझाम काहे किए हो? हम बस आपको ये समझाने के लिए इतना तामझाम किए हैं कि आपको याद है हम लोग क्या बोलते थे कि अगर हम लोग चाहें तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। यहां भी वही चीज देखिए ना, हमने इस वेक्टर को बस यहां पे ला दिया, हमने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज किया। समझ में आ रहा है? ये दोनों वेक्टर भी तो इक्वल वेक्टर्स हैं। सिमिलर यहां पर हमने बस इस वेक्टर को यहां से यहां पे ला दिया, तभी दोनों वेक्टर बराबर है। मैथमेटिकली वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डी। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सिमिलरली यहां पे एक वेक्टर था, हमने इसका पोजीशन चेंज कर दिया विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर सेम है। यही चीज हम लोग यूज किए थे, यही आइडिया ऑफ इक्वल वेक्टर्स हम लोग यूज किए थे जब हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल रहे थे, दो टेल के बीच में निकालना था। अगर हेड था तो हमने इसको यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो वो किस होता है? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इस डेफिनेशन की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स हम वो चीज कर पाए थे। समझ में आ रहा है कि हम बस एक वेक्टर को उसका पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेट। चलिए ये हो गया। ठीक है, इसको आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट काइंड ऑफ वेक्टर्स है हम इसी में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे बस। ठीक है, हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर मूव करते हैं। कॉपी कर लिया आप लोग, मिटा रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है 4 जो है हम लोग का नेगेटिव वेक्टर्स, NEGATIVE, नेगेटिव वेक्टर्स या फिर ऑपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, पर वो सही वर्ड नहीं है। नेगेटिव वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए, बाद में देखोगे आप, इसको ध्यान दीजिएगा। कहानी वही सिंपल है। 2 or more vectors representing the same physical quantity are said to be negative vectors, if the 2 or more vectors have the same magnitude and opposite direction। मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब ये ईस्ट हो गया, ये ले लीजिए वेस्ट। मतलब कि अगर हम इसको थोड़ा चेंजेस कर दें, चलो इसी बात है, ये हो गया इस तरफ, ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, ये हो गया बी वेक्टर इस तरफ। समझ में आ रहा है? ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली F2 को टुवर्ड्स नॉर्थ है, इसको साउथ कर दो, इसको साउथ कर दो, ये हो जाएगा नीचे की तरफ। F1 है, F2 नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ। देखिए समझ में आ रहा है? और मैथमेटिकली सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स क्या है? वो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बट नेगेटिव क्या है? वो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। नेगेटिव वेक्टर्स को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग बोल दे रहे, ध्यान सुनिएगा, जब हम लोग सब ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे ना, सब ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तब नेगेटिव वेक्टर्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है, ओके, चलो आप इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं हम लोग। चलिए आइए,
आगे मूव करते हैं। नंबर 1 2 3 4 5, अब सब इजी है। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स को पैरेलल कहते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच, क्या बोल रहा हूं, टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। वो दो वेक्टर्स जिसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। 6 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Two vectors having angle theta equals to 180 degree are termed as anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors समझ में आया? मुझे नहीं पता समझ में आया कि नहीं आया। सुनो पहले भी। फाइनली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स having angle theta is equals to 90 डिग्री। दो वेक्टर्स जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एग्जांपल देके समझते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में, या फिर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो देखिए ए बी, ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, पुराना कहानी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अगर हम दोनों का टेल एक दूसरे पे ज्वाइन कर दें, इसको उठा के यहां ला दें ऐसे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अगर हम इन दोनों के ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दें तो दोनों टेल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। अगर इसको उठा के यहाँ पे ला दें, ऐसे है, उठा के ऐसे ला दें, दोनों टेल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है। ये है एग्जांपल ऑफ पैरेलल एंगल, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, ए बी सी, 5A 5B 5C। ठीक है, ये सारा पैरेलल वेक्टर्स है। आपको इसलिए बताना चाहते हैं हम, आप मुझे बता सकते हो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स किस तरह का वेक्टर्स है? क्या पैरेलल वेक्टर्स है? हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। नॉर्मली पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं है, पर डायरेक्शन सेम होता है। पर अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, ये पैरेलल वेक्टर तो रहेगा ही। ठीक है, हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया 5 का। आते हैं 5 6A पर। एंटी पैरेलल, सिंपल सा भाषा में, ये एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया। क्या ठीक है, अगर आप इन दोनों का टेल को ज्वाइन कर दो, 6B, एक इधर गया और एक इधर गया, कितना हुआ दोनों टेल से, 180 डिग्री आया। अगर हम यहां पर कैसे बनाए, मर्ज हो जाएगा, मतलब कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों के एंगल कितना है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? पर वही अगर दो वेक्टर्स ले लें हम जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स व्हेन बोथ द मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। और फाइनली आपको तो बस ये चाहिए 7, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो,
ऐसा को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और क्या, दिमाग नहीं चलाना इसमें। तो पैरेलल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। सॉरी, पैरेलल वेक्टर्स मतलब कहां लिखे, ब्लू कहां लिखे, ब्लू। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड जरूरी हो, इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हमको विश्वास नहीं आपको समझ आएगा। इसको बोल सकते हैं हम, ये हम बोल सकते हैं इसको स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। मुझे पता समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया स्पेशल केस ऑफ इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। मतलब हम ये आपको बार बार समझाना चाहते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर स्पेशल केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। और नहीं बोलेंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एंडिंग में पहुंच गए हम लोग। नंबर 8 जो है को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जिसका टेल एक पॉइंट पे लाई करता हो। सारे वेक्टर्स, एक या उससे ज्यादा वेक्टर्स जिसके टेल एक पॉइंट पे लाई करते हैं उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब है सेम टेल, टेल का पोजीशन सेम है, दैट इज टेल ऑफ ऑल द वेक्टर्स लाई एट द सेम पॉइंट, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसा वेक्टर्स जिसका सारा इनिशियल पॉइंट माने टेल एक जगह लाई करता है उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को मतलब सेम, इनिशियल पॉइंट, को मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब पहला पॉइंट। अरे समझ गए लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए, को प्लेनर वेक्टर। इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। ऑल द वेक्टर्स लाइंग में सिंगल प्लेन उसको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। इसको समझना पड़ेगा हम लोग को ठीक से, थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। ये जी ऐसे दिखाए हैं, ये जी ऐसे दिखाया गया है, पर ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। अब हम ये आउट ऑफ द बोर्ड दिखाने के लिए ऐसे बनाए हैं, एक्चुअली में ऐसा है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स वाई जी, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पर अगर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात करें तो ये एक प्लेन दिख रहा है आपको, ये एक्स और ये वाई, ऐसा एक प्लेन दिख रहा है। हाँ, ये एक्स ये वाई, ये एक प्लेन दिख रहा है आपको, ये एक्स और वाई, ये इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एंड इस प्लेन में जितना भी वेक्टर्स लाई करे, फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस सारे वेक्टर्स को बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई प्लेन में ये एक प्लेन है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स लाई करे इन सारे वेक्टर्स को बोलेंगे हम लोग को प्लेनर वेक्टर्स। को मतलब सेम, प्लेन सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y और z, मतलब कि ये x है ना, ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। अगर हम यहां से भी एक रेक्टेंगल ऐसे बनाए, ये भी तो एक प्लेन बना ना, तो ये जो प्लेन है ना ऐसे, ये वाला प्लेन, इसको बोल रहे हैं हम yz प्लेन। सिमिलरली इस पे भी जो भी वेक्टर्स लाई करें, सारे वेक्टर्स को को प्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। एंड सिमिलरली मेरे पास एक और प्लेन है, नीचे वाला प्लेन है, ये वाला जो होता है एक्स जी प्लेन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? रुक जाओ, फिर से बताते हैं, फिर से लास्ट टाइम।
देखिए अगर हम ये केस अज्यूम, अरे यार आ जाओ भैया, हाथ में आ जाओ, कहीं नहीं आ रहे हो, आ गया। अगर हम ये केस अज्यूम करें तो देखिए यहाँ पर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन और ये हो गया एक्स जी प्लेन। और इस तीनों प्लेन में, कोई भी प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हों उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को 3 प्लेन में डिवाइड किया है, आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइनली लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो चलिए आइए भैया, स्वागत है आपका हमारे लास्ट काइंड ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, लास्ट काइंड ऑफ वेक्टर है, इसका तो कुछ बचा नहीं है, बस एक टॉपिक और बचा है, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ लेते क्या बोला, फिर आपको सुनाते हैं अच्छे से। ऑल रोटेटिंग क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। हाँ या ना? ऑल रोटेटिंग क्वांटिटीज लाइक एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन बोलिए या फिर एंगुलर मोमेंटम बोलिए, ये तो रोटेटिंग क्वांटिटीज है ना, रोटेटिंग क्वांटिटीज है, रोटेटिंग। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या लिया जाए, मैं समझा। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे खड़ा है, इस तरफ है, तो हमको पता है इसका डायरेक्शन ये है। अगर ऐसे है इसका डायरेक्शन ये है, अगर ऐसे है इसका डायरेक्शन ये है। पर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो रोटेट करे तो इसका डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, समझ में आया प्रॉब्लम? अगर एक फिजिकल क्वांटिटी रोटेट करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, झमेला ही है। तो यहां पर रेस्क्यू में आता है कि ऑल रोटेटिंग क्वांटिटीज लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम आर कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड along the axis of the rotation and such vectors are called axial vectors। समझ में आया? बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जो रोटेट करता है, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है वो देगा डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। पर यहां भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है कि भैया अगर एक मान लीजिए रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस होगा ऐसे है, पर अभी 2 डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड कि वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या वर्टिकली ऊपर की तरफ? अरे भैया एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सिस है, कहा बताएं हम। ये मान लो ऐसे, सुनो सुनो पहले सुन लो, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस तरफ से, इसका एक्सिस ऐसे है। अब चाहे तो डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है एक्सिस के, या फिर एक्सिस के साथ साथ नीचे भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग एक क्वांटिटी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, प्लीज ट्राई समझने का क्या बोल रहा हूं। यहां पे एक एग्जांपल पकड़ रहे हैं कि लेट द रोटेशन हैपन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड या फिर पेपर। मेरे लिए प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपके लिए प्लेन ऑफ द पेपर में। जब डायग्राम बनाओगे तो रोटेशन हो रहा है, मान लीजिए इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका एक्सिस कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, ये है ना इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका एक्सिस क्वांटिटी ऐसे होगा ना, वही बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज है। रोटेट करने का भी 2 तरीका है, एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई क्वांटिटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है
क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली डायरेक्शन क्या होगा, आप सिंपली अपने फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो देगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। इस केस में देखिए, अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें, अपने फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है और अपने फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली इनवर्ड। यहां पे डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, वर्टिकली इनवर्ड, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए एक बार, ऐसे आ रहा है, ऐसे कहां गया भैया, अगर हम ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं यहां पे, इसके लिए क्या होगा, ऐसे आ रहा है, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, थंब नीचे की तरफ, ये हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक ठीक। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब फिर से मोशन इस तरफ हो रहा है, तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब कहां पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली आउटवर्ड, हो जाएगा वर्टिकली आउटवर्ड, ठीक है। यहां पे देख लेते एक बार, ऐसे जा रहा है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, एक्चुअली में ऐसे जा रहा है, हम ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब ये होगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है इन द प्लेन तो ऊपर रहेगा, अगर क्लॉकवाइज मोशन रहेगा तो नीचे आएगा, डिपेंड करता है। आपको फिगर देख के अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन थंब पॉइंट करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग ऐसा क्वांटिटी से एनकाउंटर करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके, चलिए आप सब कॉपी कर लीजिए, एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है उसमें कवर कर देता हूँ। चलिए आइए देखिए, ओके, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स खत्म हो गया। पर देखिए, जैसे ही हम लोग वेक्टर्स का बात करते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है, पर डायरेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर आप बोलते हो भैया टुवर्ड्स, अगर हम कोई भी डायरेक्शन बोलते हैं कि भैया इधर जाओ, तो किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग को एक चीज एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स करने से मैं पहले, चलिए ये कवर कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मल और नेचुरल डायरेक्शंस कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए भैया, नॉर्मली हम लोग के पास अगर देखा जाए तो टोटल 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये राम क्या कर रहे हैं भैया, साउथ वेस्ट, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए एक हम सिर्फ डायरेक्शन का बात करेंगे, मान लीजिए यहां से एक वेक्टर इस तरफ गया, ठीक है, इसको ये वेक्टर ए है, हम वेक्टर ए को क्या बोलेंगे, किधर गया, वेक्टर ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। अगर एक वेक्टर ऐसे गया हम क्या बोलेंगे, ये मान लो बी है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अगर इधर गया एक वेक्टर, हम सी वेक्टर, हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वेक्टर सी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अगर हम इसको समझने की कोशिश करो पहले आप,
ये वेक्टर डी है, हम डी को बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वेक्टर डी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, हाँ या ना? ये तो बहुत इजी है। अगर हम एक नेचुरल डायरेक्शंस बना दे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद से डायरेक्शन बताना बहुत आसान हो जाता है। ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ठीक है। पर अब मान लो भैया आपके पास एक ऐसा वेक्टर है ए बी सी डी ई, ठीक है, सच दैट ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है ठीक है। तो इसको हम क्या बोले, हम इसका वेक्टर ई का डायरेक्शन कैसे बताएं, हम ये समझना है हम लोग को। तो वेक्टर ई का डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम बोलेंगे, अच्छा सबसे पहला बात, आपको वेक्टर ई का डायरेक्शन बताना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो किस डायरेक्शन के साथ लिंक है। ये एंगल 30 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, नहीं समझ में आया? ये एंगल 30 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट। ईस्ट हम लोग बोलते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट है ना, तो आपको जो आंसर बोलना है वो विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट बोलना है, मतलब हम यहां पर खड़े हैं एज इफ, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे वेक्टर ई का पोजीशन क्या है, इज डायरेक्टेड, एक सेकेंड थोड़ा शांति से लिखना पड़ेगा, इज डायरेक्टेड 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। हम यहां पर हैं और ये किधर गया, हम यहां पर किधर गया, टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? वो तो लिखा ही नहीं। डायरेक्टेड 30 डिग्री, हम ईस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स नॉर्थ गया, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ये सेम चीज ई अगर कोई बंदा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था, ये टोटल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा 60 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है, ये सेम चीज को हम चाहते ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में है 60 डिग्री, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इज डायरेक्टेड 60 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ पे हैं हम, मान लीजिए आप यहां पर हो, अब तो ये 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है वो बाद में लिखा जाएगा, और जिस तरफ जा रहा है वो पहले लिखेंगे हम यहां पर हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम नॉर्थ पर हैं उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। हम लोग पहले बोलेंगे कि ये वेक्टर 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट है ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 60 डिग्री ईस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं, ई एफ क्या ले, चलो ये वेक्टर लेता हूं, ये वेक्टर लेता है एफ, ये एंगल मान लो 20 डिग्री है, ठीक है ठीक है। इसको क्या लिखोगे, ये एंगल 20 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट, हम क्या बोलेंगे, ये है इज डायरेक्टेड 20 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, 20 डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट, हाँ। ये वेक्टर हम यहां पर हैं और ये वेक्टर ऐसे है, हम यहां पर हैं और ये वेक्टर ऐसे गया है, मतलब 20 डिग्री टुवर्ड्स साउथ की तरफ गया है ऑफ वेस्ट, क्या समझ में आया? अगर सेम चीज अगर मुझे ऐसे बोलना होता कुछ, मान लो ये एंगल है ABCDEFG, ये एंगल है 45 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, साउथ के रिस्पेक्ट में, मतलब हम यहां पर हैं और हम यहां से देख रहे हैं उसको। अगर हम यहां पर हैं तो वो वेक्टर कितना डिग्री गया है, 45 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ साउथ, जी क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टेड 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ साउथ। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखते हैं हम लोग, देख ले बार, ठीक है। पहले आप कहां पर हो वो बाद में आएगा,
पहले आप देखो कि आप यहाँ पर हो और वो इधर गया, अच्छा हम यहाँ पर हैं, हम इधर हैं और वो इधर गया है, मतलब इतना डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन, बहुत बड़ा ही इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, पर आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और ये डायरेक्शन, अगर अगर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चाहिए होगा मुझे, तो हम लोग डायरेक्शन ऐसे बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डायरेक्शन इन टर्म्स से बात करेंगे, अगर कुछ नहीं पता है तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो फिर आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, कोई बात नहीं, चिल मारो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।